हाल के दिनों में ये जो युवा लोग हैं, इन्होंने कई देशों में आंदोलन किए और उन्होंने सत्ता परिवर्तन तक कर दिया। जैसे कि उदाहरण के लिए श्रीलंका में हुआ, वहां पर जो पदासीन लोग थे उनको रिजाइन करके हटना पड़ा, एक नई व्यवस्था, एक नई सरकार को लाना पड़ा। बांग्लादेश में यही हुआ, नेपाल में भी अभी हाल में यही हुआ है। तो ये जो युवा शक्ति है ये परिवर्तन चाहती है, क्योंकि अगर हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, हमारे एग्जामिनेशन सिक्योर नहीं है, तो आपकी कुर्सी भी सिक्योर नहीं होनी चाहिए। परिवर्तन चाहती है। जो सत्ता में रह रहे लोग हैं वो उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। उनको ऐसा लगता है कि ये जो भी ये कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि किसी तरह से सत्ता परिवर्तन हो जाए और हो सकता है एक नए लोग नई सोच से अच्छा काम करेंगे, ऐसा उनका मानना है। लेकिन अब ये विचारणीय विषय यह है, क्या ये लोग कुछ कर सकते हैं, कुछ सकारात्मक कर सकते हैं? तो इस पर मेरी अपनी राय है, नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी आदर्श से प्रेरित नहीं है। इनके पास में कोई ठोस नीति नहीं है, ये केवल एक प्रतिक्रिया मात्र दे रहे हैं। हाँ, यदि इनके साथ में कुछ ऐसे लोग जुड़ जाएं जिनके अपने कुछ आदर्श हों और उनके पास में आज की समस्याओं का समाधान हो, तो बहुत कुछ हो सकता है। तब तो बात आगे बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये केवल प्रतिक्रिया बस सारे लोग एक साथ आ जा रहे हैं बिना सोचे समझे, तो उसका प्रभाव क्षणिक होता है, सत्ता परिवर्तन भी हो जाएगा, लेकिन समाज में सुधार होने की संभावना ना के बराबर है। ऐसा ही हमने देखा श्रीलंका में क्या हो गया, बांग्लादेश में क्या हो गया, नई सरकार आ गई, नेपाल में नई सरकार आ गई तो क्या हो गया। ये केवल सत्ता परिवर्तन से या कुछ थोड़े से हेर फेर से कुछ समाज का भला नहीं होने वाला। हमें इसके बारे में अलग से चिंतन करने की आवश्यकता होगी। तो इस संदर्भ को देखते हुए अब हम देखते हैं ऐसी क्या व्यवस्था आए जिससे कि समाज में का भला हो। तो हमारे पास में केवल एक ही ऐसा विकल्प है, वह है श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा बताया गया प्रौद्ध का सिद्धांत, सामाजिक आर्थिक सिद्धांत। इस प्रौद्ध के सिद्धांत में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि हम सभी को 100% रोजगार देंगे, उसकी व्यवस्था है। अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी उसका एक प्रारूप है। जैसे अर्थव्यवस्था में को हम लोगों ने प्रौद्ध के सिद्धांत में 4 भागों में बांटा गया है: पीपल्स इकोनॉमी, जनरल इकोनॉमी, कॉमर्शियल इकोनॉमी एंड साइको इकोनॉमी। इसमें जो पीपल्स इकोनॉमी है वो सर्वोपरि है, मतलब जो मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति सबसे पहले करनी है। ये पहला कर्तव्य हो जाता है किसी भी राष्ट्र का। ऐसा नहीं है कि लोगों को फ्री खाना दिया जाए, सब कुछ ऐसा हो जाए, ऐसी बात नहीं है। ऐसी व्यवस्था दी जाए, ऐसे रोजगार के अवसर दिए जाए कि जिससे कि उसकी परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति इस हद तक बढ़ जाए कि जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जीवन के लिए वो उसकी पूर्ति हो सके। हाँ, केवल शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर बातें कहेगी कि ये जहां तक हो सके ये मुफ्त में होनी चाहिए, सरकार के द्वारा प्रदत्त होनी चाहिए। इसी तरह प्रौद्ध के सिद्धांत में कहा गया कि ये जो पूंजीपतियों के द्वारा जब शासन होता है तो उनको रोजगार से मतलब नहीं है, उनके लिए भ्रष्टाचार कोई विषय नहीं है।
उनके लिए एक विषय होता है कि किस तरह से ज्यादा प्रॉफिट, लाभ कमाया जाए। तो ये जो लाभ कमाने की प्रवृत्ति है, ये पूंजीपतियों के उनके अपने विचार में ही है। तो वो कैसे भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, कैसे वो बेरोजगारी से लड़ेंगे? उनका तो ये कहना है कि ये जो बेरोजगारी या जो भी सामाजिक समस्या है, ये सरकार का काम है, सरकार इसको देखे। ये काम उनका नहीं है। हाँ, जहां पर भी पूंजीपति हैं, वो अपने द्वारा चलाए गए उपकरण में, चलाए जा रहे संयंत्रों में, प्लांट्स में, मशीनरीज में कम से कम आदमी के द्वारा कम से कम खर्चे पर अधिक से अधिक उत्पादकता लेने की बात करते हैं। मतलब ये मानव के शोषण का एक जरिया बन जाता है। अपने प्रॉफिट कमाने के लिए मनुष्य के हद तक समझो ही नहीं। जैसे कोल्हू का बैल है, उसको दिन भर चलाते रहो, क्योंकि उसके अंदर तो वो कुछ बोल नहीं सकता। वैसे ही पूंजीपति अपने साथ में काम करने वाले लोगों को इसी प्रकार से प्रयोग करता है कि क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते, तो उनको जितना हो सके उतना उनसे अधिक से अधिक उत्पादकता लेते हैं और कम से कम लागत पर लेते हैं, वेतन कम से कम देते हैं। ये उनका उद्देश्य है, क्योंकि ऐसा ही करने से उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रौध में इसकी व्यवस्था दी गई। उन्होंने कहा कि ये जितने भी संयंत्र हैं, जितने भी कल कारखाने हैं, इनको कोऑपरेटिव से चलाया जाए, जिसमें कि जो लोग वहां काम कर रहे हैं उसमें उसकी भागीदारी हो। तो क्या शोषण जो अभी चल रहा है वो नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि किसी एक कल कारखाने में, सारे कल कारखाने जितने भी चल रहे हैं, जितने भी संस्थान हैं, कोऑपरेटिव के द्वारा जब चलेंगे। हाँ, जहां जहां पर ये रिटेल बिजनेस है, खुदरा व्यापार है, खुदरा व्यापार आदमी अपनी तरफ से करेगा। खुदरा व्यापार को करने के लिए कोऑपरेटिव की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, जितने भी की इंडस्ट्रीज हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर कि प्राकृतिक संसाधन से कुछ हम प्रयोग में ला रहे हैं, जैसे कि तेल निकालने का काम हो गया, कोयला निकालने का काम हो गया, ये प्राकृतिक संसाधन तो इस्तेमाल करते हैं, बिजली बनाने का काम हो गया। तो ये जो की इंडस्ट्रीज हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज सरकार के पास होनी चाहिए। उसका कारण बताया गया कि ऐसा करने से, क्योंकि जो सरकार है वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, वो तो क्या कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे काम करेंगी, वेलफेयर के लिए काम करेगी। इसलिए ऐसा काम करेगी जिससे कि काम भी चलता रहे अच्छी तरह से, सुचारू रूप से, और उसको प्रॉफिट से मतलब नहीं है सरकार को, और सरकार की व्यवस्थाएं चलती रहे। केवल इसका ध्यान रख करके वो आगे काम करते रहेंगे। तो प्रौध में ये जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, अच्छा एक बार हम मान लिया, प्रौध में ऐसा भी कहा गया कि मान लीजिए हमारे पास में संख्या बहुत ज्यादा हो गई, जनसंख्या, युवा लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और काम हमारे पास नहीं है। एक बात के लिए, हालांकि काम बहुत सारे हैं करने के लिए, लेकिन केवल योजना की प्रॉब्लम होती है कि हम नीति नहीं बना पाते ठीक से। ऐसा हो भी जाए तो क्या आवश्यक है कि आदमी 8 घंटे काम करेगा? वो 6 घंटे भी काम कर सकता है। तो जो शिफ्ट 3 शिफ्टों में काम हो रहा है, हम 4 शिफ्ट में काम करेंगे तो क्या हो गया, 1/4 लोगों की और आवश्यकता पड़ जाएगी कल कारखानों को चलाने के लिए। इससे रोजगार के अवसर हो जाएंगे। हॉस्पिटल्स में लोग 3 शिफ्ट में या 2 शिफ्ट में काम क्यों करेंगे, 4 शिफ्ट में काम करेंगे, चाहे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं या जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है उनका।
इस तरह से जहां पर भी रात दिन काम होता है, यदि हम 4 शिफ्ट में काम शुरू कर दें तो रोजगार के अवसर अपने आप से बढ़ जाएंगे। सरकार को यह करना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं पाती। उसका कारण है प्रजातंत्र में बिना भ्रष्टाचार के ये सरकारी तंत्र चल ही नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि प्रजातंत्र में चुनाव में हर एक पार्टी को जाना है और पार्टी को पैसे चाहिए, तो पैसे कहां से आएंगे? यही पूंजीपतियों से पैसा लेते हैं, इन्हीं उद्योगपतियों से वो पैसा लेते हैं। तो जब वो सरकार में आ गए तो उनके विरुद्ध में कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। इस तरह की सोच वो कर ही नहीं सकते, ऐसा उनके साथ संभव ही नहीं है। इसीलिए भ्रष्टाचार का उन्मूलन प्रजातंत्र में किसी भी पार्टी के लिए मुख्य मुद्दा हो ही नहीं सकता। वो बातें जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसके निवारण के लिए कोई उपाय नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। उनको अपने चुनाव के लिए पैसे चाहिए और पैसा देने वाला पूंजीपति होता है, तो पूंजीपति की बात को मान करके आगे चलेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस युवा आंदोलन जो कांग्रेस जनता पार्टी के रूप में हम लोग के सामने आया है, यदि इसके साथ में कोई नीतिगत आदर्श नहीं होगा तो इनका आना ना आना समाज के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्ता को भले ही ये बदल दें, समाज में अराजकता को लेकर के आ जाए, ये संभव है, क्योंकि जहां युवा की शक्ति रहती है वहां पर तो कुछ भी होना संभव हो जाता है। लेकिन इससे कोई सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आएंगे, इसकी उम्मीद नहीं है। तो मुझे जितने युवा लोग हैं उनसे हमारा एक निवेदन है कि वो प्रोत के बारे में पढ़ें, जानें, विचार करें और हो सकता है तो वो हम लोगों से संपर्क करें। मैं प्रॉपर्टिस्ट सर्व समाज का चेयरमैन आचार्य दिलीप हूँ। मेरा फोन नंबर है 8355961062 और मेरा ईमेल एड्रेस है